चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली दो क्लासेस में हमने जो भी पुराना था 9th वाला स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसको रिवाइज किया था। लास्ट क्लास में अपन ने नोट्स लिखे थे, है ना, जितने भी अपने हिस्ट्री थी बिहाइंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देन जो दो मॉडल हमने पढ़े थे क्लास 9th में, दैट वाज थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, सबका हमने शॉर्ट हैंड नोट्स लिख लिया था। प्लस कुछ चीजें डिफाइन करी थी हमने, दैट वाज आइसोटॉप, आइसोबार, ये भी हमारा पुराना ही था। दो और नई चीजें पढ़ी थी उसमें, आइसोटोन एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यहां तक हो गया था। नेक्स्ट हमें जो स्टार्ट करना है वो है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर मॉडल, है ना। सीधा हम डायरेक्टली बोर मॉडल नहीं पढ़ेंगे, भले 9th क्लास में हमने डायरेक्टली बोर मॉडल पढ़ लिया था, बट यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा कि रदरफोर्ड के बाद ऐसा क्या हुआ कि बोर का मॉडल आया। तो देयर वर सम डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर मॉडल। तो ये पढ़ने के बाद हम बोर्स मॉडल में आएंगे, ठीक है, वो KLMN वाला, ठीक है। तो इसमें लिखेगा बोर्स मॉडल क्या के पहले डेवलपमेंट्स लिखेंगे इसमें। it was observed that it was observed that it was observed that all elements give it was observed that all elements give characteristic line spectra, characteristic line spectra, characteristic line spectra, which could not be explained on the basis of which could not be explained on the basis of which could not be explained on the basis of Rutherford's nuclear model of atom. Rutherford's nuclear model of atom, which cannot be explained on the basis of Rutherford's nuclear model of atom. Full stop. In order to understand line spectrum, मैं बताता हूं क्या होता है ये लाइन स्पेक्ट्रा, है ना। In order to understand line spectrum, it is essential to understand it is essential to understand it is essential to understand the nature of light, the nature of light, the nature of light. देखो लाइन स्पेक्ट्रा का मीनिंग क्या होता है समझना। जैसे आपने किसी भी चीज को बर्न किया, लेट्स से आप अगर सोडियम क्लोराइड को बर्न करते हो, है ना, तो वो एक लाइट एमिट करेगा, जलेगा तो लाइट एमिट करेगा। और अगर आप उसको एक प्रिज्म से पास कराते हो, ये प्रिज्म हमने पढ़ा है जिसमें अपन डिस्पर्जन पढ़ते थे ना, क्लास 10th में भी स्टडीड डिस्पर्जन, जहां पे व्हाइट लाइट जो है वो अपने 7 कलर्स में स्प्लिट होती थी इनसाइड द प्रिज्म, क्योंकि सब कंपोनेंट की स्पीड अलग अलग होती है। दैट इज द रीजन व्हाई वो व्हाइट लाइट अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती थी। इन द सेम वे जब NaCl को बर्न किया गया तो उससे एक लाइट एमिट हुई। जब उस लाइट को हमने प्रिज्म से पास करवाया तो पता चला कि यहाँ पे भी दो और पार्ट में स्प्लिट हो गई, मतलब वो थी येलो कलर की लाइट, बट येलो में भी तो अलग अलग वेवलेंथ होती है ना। मतलब आप लोग अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो आप येलो के अलग अलग शेड्स होते हैं। आप लोग एक बोल तो लेमन येलो, एक लाइट येलो, एक डार्क येलो, तो येलो के भी अलग अलग शेड्स होते हैं। तो उन दो लाइन में आपका ये लाइन जो लाइट है ना येलो कलर की, ये स्प्लिट हो गई। और जब इसको बाहर निकली, एक फोटोग्राफिक प्लेट में कलेक्ट किया गया, तो आपको वो दो लाइंस मिली येलो कलर की। ये पूरा आपका फोटोग्राफिक प्लेट में अगर व्हाइट लाइट होती तो क्या मिलता आपको, मान लीजिए अगर ये व्हाइट लाइट होती तो वही डिस्पर्जन होता, पूरे 7 कलर्स मिलते आपको इस फोटोग्राफिक प्लेट में, स्टार्टिंग फ्रॉम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, जहां पे वायलेट कहां होता है आपका नीचे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। बट अपन को ये नहीं मिला क्योंकि हमने व्हाइट लाइट पास नहीं कराई थी। हमने क्या लाइट पास कराई थी, जो NaCl ने एमिट करी थी। द लाइट विच वाज एमिटेड बाय NaCl, हमने उस लाइट को प्रिज्म से पास कराया, वो और दो पार्ट में स्प्लिट हो गई एंड इट वाज कलेक्टेड इन द फोटोग्राफिक प्लेट, और आपको ये दो लाइंस दिखी, तभी नाम पड़ा लाइन स्पेक्ट्रा ना। लाइन क्यों बोल रहे, क्योंकि हमें वो दो लाइन दिखी बस,
इसको कहेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। क्यों कंटिन्यूअस बोल रहे हैं? क्योंकि जो आपको बैंड मिला ना वो 7 कलर का है और वो सातों कलर कंटिन्यूटी में है। हो सकता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी हो रहे होंगे कि वायलेट कलर थोड़ा सा इंडिगो में ओवरलैप हुआ, ब्लू थोड़ा सा इंडिगो में ओवरलैप हुआ, ग्रीन ब्लू में ओवरलैप हुआ। अल्टीमेटली वहां पे कोई भी ऐसी लाइंस नहीं दिख रही हैं, आपको बैंड्स दिख रहे हैं। तो इसको अपन कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, जो व्हाइट लाइट से मिला। और किसी भी अदर सब्सटेंस को आप बर्न करोगे तो वो तो व्हाइट लाइट नहीं देगा, वो हो सकता है कोई एक सिंगल कलर की लाइट दे। तो उस सिंगल कलर की लाइट को जब ऐसे कलेक्ट करके अपन फोटोग्राफिक प्लेट में लेंगे तो उससे हमें मिलता है उसका लाइन स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा इज गिवन बाय व्हाइट लाइट, whereas line spectra is given by a particular element or a compound जिसको बर्न करने से एक सिंगल कलर की लाइट प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, अपन पढ़ेंगे इन दोनों को, है ना। बट ये चीज रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वाई अगर किसी चीज को जलाया जाए तो उससे लाइट आ रही है, और वो लाइट का जब अपन स्पेक्ट्रा निकाल रहे हैं तो ऐसे लाइन स्पेक्ट्रा आ रहे हैं उसके। ऐसा क्यों हो रहा है? ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन थ्रू इट्स मॉडल। कौन सा? रदरफोर्ड मॉडल। क्योंकि उसके लिए आपको पहले लाइट की प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी कि लाइट क्या होती है। लाइट को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल लाइट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और आज तक तो हम लाइट को वेव ही मानते थे, बट अब हम पहले वेव थ्योरी पढ़ेंगे लाइट की, और फिर लाइट का हम पार्टिकल नेचर भी पढ़ेंगे। तो हमें डुअल नेचर लाइट का पढ़ना है, बट पहले वेव थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम डालेंगे सबसे पहले वेव नेचर ऑफ वेव नेचर। वेव नेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको आप आम भाषा में लाइट बोल देते हो। लाइट क्या होती है? कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेंगे इतना बड़ा, उससे अपन क्या बोल देते हैं? लाइट। ठीक है, तो वेव थ्योरी, तो ये वेव थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्सवेल, है ना। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्सवेल। लिख लो इसमें हाइफन डाल के, द थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्सवेल, and the main points of this theory are theory के postulates होते हैं, है ना। the main points लिख लो, या the main postulates of this theory are, first point लिखेंगे, first point wave theory को, first point, the energy is emitted from any source, the energy is emitted from any source, the energy is emitted from any source continuously, the energy is emitted from any source। जैसे ये ट्यूबलाइट भी एक सोर्स है जहां से लाइट एनर्जी एमिट हो रही है, कंटिन्यूअसली हो रही है, ऐसा बोलता है वेव थ्योरी। द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, in the form of radiations, the energy is emitted from any source continuously in the form of radiations and is called radiant energy। इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? रेडियंट एनर्जी, रेडियंट एनर्जी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखना थियरी का, सेकेंड पॉइंट ऑफ वेव नेचर, है ना। द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ the radiations consist of both electric and magnetic field। अभी तो बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, both electric and magnetic field। और ये दोनों कैसे होती हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। मतलब अगर मान लीजिए ये प्रोपगेशन का डायरेक्शन है, लाइट इस तरफ प्रोपगेट करना चाह रही है, लाइट यहां से यहां जा रही है, तो उसकी ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो जा रही है ना, उधर ही जा रही है। और उसी के परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर एक ऐसे ट्रैवल कर रही है तो दूसरी ऐसे ट्रैवल करेगी। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या लिखे? द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब क्योंकि
ट्रैवल तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में करती है, तो हम ऐसे रे बना करके दिखा देते हैं, बीम बना करके दिखाते हैं, बार बार ऐसे थोड़ा ड्रॉ करते रहेंगे, ठीक है, पर एक्चुअल में वेव ऐसी होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट ट्रैवल्स विद द इट ट्रैवल्स it travels with the velocity of light. It travels with the velocity of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. ये उसकी स्पीड होती है, 3 into 10 to the power 8 meter per second. And last point, the waves do not require any material medium. The waves do not require any material medium for propagation. Unlike sound wave को तो जरूरत पड़ती है ना, वो बिना मीडियम के ट्रांसमिट नहीं हो सकती। जैसे अपन वैक्यूम में वी कैन नॉट हियर बिकॉज एयर नहीं है, तो साउंड को एक मटेरियल मीडियम चाहिए, आइदर वो एयर हो या वो सॉलिड हो या वो लिक्विड हो, बट साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, बट लाइट डू नॉट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए लाइट का वेव नेचर का, ठीक है। नीचे लाइन में लिखना, सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। अभी अपन ने जो पढ़ा वो तो वेव थ्योरी थी, पर अब वेव कैसी होती है, अगर अपन एक सिंगल वेव बनाए तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या करती है, एक वेव को दूसरी वेव से डिफरेंशिएट करती है। जैसे कि एक वेव मैंने ऐसी बनाई, एक वेव समझ लो मैं ऐसी बना देता हूं। अब इन दोनों में डिफरेंसेस अगर मुझे बताने होंगे तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प से बताऊंगा। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक लाइक वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव, इनको क्या बोलते हैं अपन, क्रेस्ट, ये पढ़े अपन साउंड में भी, इन दोनों को क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं। तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लैम्डा बोलते हैं, जो कि यहां पे ज्यादा है और यहां पे कम है। तो ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे कि दिस वेव हैज गॉट अ लॉन्गर वेवलेंथ एंड दिस हैव गॉट अ शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो रही है ऊपर और नीचे ऑसिलेट करते वक्त, वो होता है उसका एम्पलीट्यूड। अगेन दिस वेव हैज गॉट हायर एम्पलीट्यूड देन दिस वन, इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा स्मॉलर है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, टाइम पीरियड, कि एक वेव, इसी को तो अपन एक वेव बोल रहे हैं ना, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट को अपन क्या बोल रहे हैं, एक वेव, उसी की लेंथ को वेव लेंथ। तो एक वेव को होने में कितना टाइम लगा उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड ज्यादा है, इसका टाइम पीरियड कम है। और क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में, कि एक सेकेंड में इसकी कितनी वेव्स हो रही हैं वो फ्रीक्वेंसी होगी, और इसका भी वही होगा। तो अब इन दोनों में अपन कैसे बोलेंगे, ये एक लो फ्रीक्वेंसी वेव है और ये एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव है। क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ लॉन्गर है, लॉन्गर वेवलेंथ है तो एक सेकेंड में कम बार होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और ये ज्यादा बार रिपीटेशन होगा एक सेकेंड में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई और इसकी फ्रीक्वेंसी लो। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस में हम दो अलग अलग लाइट वेव को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो उन्हीं के डेफिनेशंस लिखना पड़ेगा। क्या क्या बोला मैंने, एक हो गया लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, एक हो गया एम्पलीट्यूड, एक हो गया आपका टाइम पीरियड, एक हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं नू से, नू या फिर एफ, ठीक है। चलो एक एक करके डिफाइन करते हैं। पहले तो एक वेवफॉर्म बना लो, कोई सा भी एक वेवफॉर्म बना लो जिसमें आप दोनों क्रेस्ट को, दोनों ट्रफ को लेबल कर दीजिए, है ना। इतना इतना मार्क करके इसको लैम्डा लिख दीजिए। वापस बनाता हूं, देख लो, एक ही डायग्राम बनाना, एक वेव ये वाली, इन दोनों को मार्क कर देंगे क्रेस्ट, और इसको मार्क कर देना ट्रफ, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मार्क कर देना लैम्डा, ठीक है। नाउ लेट्स डिफाइन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट अपन वेवलेंथ के बारे में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज वेवलेंथ।
लिखिए वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। वेवलेंथ हाइफन डाल के लिखेंगे। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन, it is defined as the distance between, it is defined as the distance between any two consecutive crests or troughs, any two consecutive crests or troughs, full stop. It is represented by lambda, it is represented by lambda, it is represented by lambda एंड एक्सप्रेस्ड इन, यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर्स, क्योंकि लेंथ तो है, एंड एक्सप्रेस्ड इन मीटर या सेंटीमीटर। एक्चुअली वेवलेंथ तो बहुत छोटी होती है, तो अपन मीटर बोलेंगे तो बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा अपन को, तो अपन इसके लिए छोटी यूनिट जैसे कि एंगस्ट्रॉम एक यूनिट होती है, इसको बोलते हैं अपन एंगस्ट्रॉम, जो कि अपने आप में उसका मीनिंग होता है 10 टू द पावर -10। तो व्हेन आई से 1 एंगस्ट्रॉम किसी की वेवलेंथ है, इसका मतलब 10 टू द पावर -10 मीटर होता है वो अपने आप में। एक नैनो भी यूज करते हैं कई बार, तो नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? नैनो इज 10 टू द पावर -9 मीटर्स, क्योंकि वेवलेंथ जनरली छोटी होती है वेव्स की, दैट इज व्हाई वी यूज दिस काइंड ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो एक्सप्रेस्ड इन मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर लिख सकते हो, एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो, ए नॉट, ए के ऊपर एक डिग्री का साइन। एक और होता है, कई बार अपन पिकोमीटर भी यूज करते हैं, पिकोमीटर। तो पिकोमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर -12 मीटर, 10 टू द पावर -12 मीटर। नैनो मतलब 9 हो गया, -9, एंगस्ट्रॉम मतलब -10 हो गया, और पिको मतलब -12 हो गया। ठीक है, जनरली इसी ऑर्डर के हमारे वेवलेंथ होते हैं लाइट के। ठीक है, चलिए सेकेंड डिफाइन करते हैं, फ्रीक्वेंसी। लेट अस डिफाइन फ्रीक्वेंसी, लिखेंगे हाइफन डाल करके। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स, it is the number of waves, it is the number of waves, number of waves passing through a point in 1 second. It is the number of waves passing through a point in 1 second, passing through a point in 1 second. It is denoted by nu, it is denoted by nu, सिंबल ऐसा, और इसको प्रोनाउंस करते हैं NU, न्यू। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू एंड इज एक्सप्रेस्ड एज, यूनिट क्या हो जाएगी? पर सेकेंड। क्या बोलते हैं? पर सेकेंड, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? हर्ट्ज, पर सेकेंड और हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन करते हैं एम्पलीट्यूड। थर्ड, एम्पलीट्यूड, इसको अपन स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड। हाइफन डाल के लिखिए। इट इज द हाइट ऑफ, इट इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट, क्रेस्ट की हाइट बोल लो या ट्रफ का डेप्थ बोल लो। ठीक है, इट इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, इट इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, एक्सप्रेस्ड इन, वही जितने भी यूनिट लेंथ की है वही सारी यूनिट उसकी भी होंगी, तो एक्सप्रेस्ड इन मीटर, ऑब्लिक सेंटीमीटर, एक्सेट्रा, एक्सप्रेस्ड इन मीटर, ऑब्लिक सेंटीमीटर, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखते हैं, एक और लिखेंगे, वेव नंबर। वेव नंबर ये आप लोग के लिए नया है, वेव नंबर, वेव नंबर, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं नू बार से। नू के ऊपर एक बार लगा देना, नू बार। अब देखो इसका मतलब क्या होता है वेव नंबर का। 1 सेंटीमीटर में या 1 मीटर, कोई भी एक यूनिट लेना अपन को, या तो 1 सेंटीमीटर या तो 1 मीटर, उसमें कितनी वेव्स आ रही हैं उसको अपन कहते हैं वेव का नंबर, है ना। मतलब अगर 10 वेव आ रही है तो आप बोलोगे उसका वेव नंबर 10 है। अगर 1 सेंटीमीटर लेंथ में 10 वेव आप ड्रॉ कर पा रहे हो, दैट मींस द वेव नंबर इज 10। ठीक है, तो लिखो आइफन डाल के इसका डेफिनेशन। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स
इट इज द नंबर ऑफ वेव्स present in 1 centimeter length. It is the number of waves present in 1 centimeter length. 1 centimeter length. इसका भी देखो एक फॉर्मूला होता है, वो अपन कैसे निकालेंगे फॉर्मूला समझना। जैसे देखो मान लो लैम्डा सेंटीमीटर की एक वेव है, एग्री? लैम्डा तो वेवलेंथ होता है ना, तो लैम्डा सेंटीमीटर की मान लो एक वेव है, तो एक सेंटीमीटर में कितनी वेव आएगी? 1 बाई लैम्डा, लैम्डा को नीचे लाया मैंने, 1 बाई लैम्डा वेव। और एक सेंटीमीटर में कितनी वेव आएगी, उसी को तो वेव नंबर बोलते हैं। तो वेव नंबर क्या हो गया? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। 1 बाय नहीं, रेसिप्रोकल तो बोल दिया ना फिर अपन। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज योर वेव नंबर। समझ गया ना ये कैसे लाया मैंने फॉर्मूला? आपने सिंपली क्या किया, पहले बेसिक से गए कि लैम्डा सेंटीमीटर की एक वेव होती है अगर, तो एक सेंटीमीटर में ऐसी कितनी वेव आ जाएगी? तो 1 बाय लैम्डा वेव। तो इसी यही तो डेफिनेशन है आपका कि नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर। पहले आपने लिखा नंबर ऑफ वेव्स इन लैम्डा सेंटीमीटर इज 1, तो नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर विल बी 1 बाय लैम्डा, और यही तो आपका डेफिनेशन होता है वेव नंबर का। ठीक है, तो उसके लिए एक लाइन लिख लो, वेव नंबर इज इक्वल टू, wave number is equal to, wave number is equal to the reciprocal of the wavelength. Wave number is equal to the reciprocal of the wavelength. Wave number is equal to the reciprocal of the wavelength. फॉर्मूला लिख लेंगे, नू बार इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा। अब बताओ तो नू बार का यूनिट क्या होगा? What will be the unit of nu bar? देखो अगर लैम्डा, सर पर मीटर, हाँ सर पर मीटर और पर पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। देखो जैसे आप क्या बोल रहे हो कि लैम्डा का यूनिट सेंटीमीटर है, तो ये रेसिप्रोकल है लैम्डा का, तो फिर नू बार का यूनिट क्या हो जाएगा? पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर। देखो मान लो आपने ऐसा लिख दिया कि किसी वेव का वेव नंबर 10 पर सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक सेंटीमीटर में उस वेव की 10 वेव आ सकती है। 10 पर सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में 10 वेव पर सेंटीमीटर या पर मीटर। तो लिख लो, इट इज एक्सप्रेस्ड एज पर सेंटीमीटर। इट इज एक्सप्रेस्ड एज पर सेंटीमीटर या पर मीटर, जो भी आपका लैम्डा का यूनिट होगा उसका रेसिप्रोकल कर देना। ये तो आप लोग फिजिक्स में पढ़ ली होगे ना कि किसी के भी फॉर्मूले से आप उसका यूनिट डिराइव कर सकते हो। तो 1 बाय लैम्डा इसका फॉर्मूला है अगर, तो लैम्डा का यूनिट क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी। तो उसी को डिवाइड करोगे तो 1 बाय मीटर मतलब क्या हो जाएगा? 1 बाय मीटर या 1 बाय सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? पर सेंटीमीटर। ठीक है, ओके ठीक। एक रिलेशनशिप लिखना, नीचे लिखो, नोट करके लिख लो, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी को अपन सी से डिनोट करते हैं, स्मॉल सी, 3 इंटू 10⁸। ये वही सी है जो आइंस्टीन के रिलेशनशिप में था ना, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर वाला। तो उसमें C क्या होता है? लाइट की वेलोसिटी, और m क्या होता है? उस सब्सटेंस का मास। हाँ, तो क्या लिखे? रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, जो कि लाइट की वेलोसिटी C होती है, कॉमा वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं क्या होना चाहिए। इसका तीनों का रिलेशनशिप देखो, वेलोसिटी यानी कि C इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू नू, ये रिलेशनशिप होता है। अब कैसे होगा देखो ये रिलेशनशिप, आपने फिजिक्स में डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा है, तो C क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। फिर इधर आपके पास लैम्डा है जिसका यूनिट है मीटर, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकेंड। तो ये सही आ रहा है, यानी कि हमने जो रिलेशन लिखा है वो सही लिखा है। मान लो आपको गलती, कंफ्यूजन में आपने ऐसा लिख दिया, नू इज इक्वल्स टू सी लैम्डा, ये आपको याद आ रहा है माइंड में, तो आप तुरंत यूनिट लिख करके देख लो, आपको समझ में आ जाए कि आपने सही लिखा है कि गलत लिखा है। इसका यूनिट क्या होता है? पर सेकेंड। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पर सेकेंड आना चाहिए, इन दोनों की यूनिट को मल्टीप्लाई करके पर सेकेंड आना चाहिए, जो कि आएगा क्या? मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर। ये तो एक्चुअली मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ रहा है, तो ये गलत रिलेशन है।
दिस रिलेशन इज इनकरेक्ट। तो किसी भी यूनिट के साथ आप देख करके बता सकते हो कि हमारा रिलेशनशिप करेक्ट लिखा है कि नहीं। डायमेंशनल एनालिसिस हम इसलिए पढ़ते हैं फिजिक्स में ताकि आपको ऐसा नॉलेज हो जाए कि आप ऐसे कंपैरिजन कर सको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, अगर यूनिट मैच कर रहा है देन द रिलेशनशिप इज करेक्ट। तो ये करेक्ट है बिकॉज यहाँ पे यूनिट्स आपके मैच कर रहे हैं एलएचएस और आरएचएस का, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रिलेशनशिप लिख लो, C is equals to nu lambda. C is equals to nu lambda. ठीक है, नोट में एक पॉइंट और लिखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है लिखेंगे, लिखो नीचे, when different electromagnetic radiations, when different electromagnetic radiations, when different electromagnetic radiations, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या क्या होती है, जैसे कि जो सन से रेज आती है उनको अपन कॉस्मिक रेज भी बोलते हैं, सन से अल्ट्रावायलेट भी आ सकती है, अगर वो ओजोन नहीं होता तो अल्ट्रावायलेट भी आती, मतलब सन अल्ट्रावायलेट रेज भी एमिट करता है। उसके अलावा इंफ्रारेड रेज होती हैं। तो उसके अलावा अब जो हमें दिखती है विजिबल रेज, ऐसे हमें आईआर रेज नहीं दिखती। आईआर रेज हमारे रिमोट कंट्रोल से भी एमिट होती है ना, जो सामने बल्ब होता है उससे एक लाइट एमिट होती है, दैट इज आईआर रेज। वो हमें दिख सकती है, कब दिखेगी, जब आप अपने मोबाइल के कैमरा को रिमोट के सामने रखोगे ना और रिमोट को प्रेस करोगे, तो ऑब्जर्व करना मोबाइल के कैमरे से आपको वो लाइट दिखती है, आपकी नेकेड आई से वो लाइट नहीं दिखेगी, इट इज इनविजिबल टू योर लाइट। हमें क्या दिखते हैं, वो विजिबल कलर्स। तो वो विजिबल रीजन का अलग फ्रीक्वेंसी होता है, अलग वेवलेंथ होता है, अल्ट्रावायलेट का अलग होगा, कॉस्मिक रेस का अलग होता है, एक्सरे भी होती है, एक्सरेस का अलग होता है, फिर रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, सबका अपना अपना फ्रीक्वेंसी बैंड होता है। इन सबको अगर अपन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दें, किसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आइदर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ और इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उस बैंड को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि वो पूरा स्पेक्ट्रम है। इट इज द बैंड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन टर्म्स ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं अपन, व्हेन डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ, वेवलेंथ अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो फ्रीक्वेंसी का क्या ऑर्डर होगा। जैसे आप बोलते हो ना कि वायलेट से लेकर के रेड तक, रेड की हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ, तो इसकी वेवलेंथ लोएस्ट है। फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में कैसे बोलोगे आप दोनों को, देखो लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिस कलर का वेवलेंथ हाईएस्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी लोएस्ट होती है। तो रेड कलर का अगर वेवलेंथ हाईएस्ट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है, और वायलेट का अगर वेवलेंथ लोएस्ट है तो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। ये मैं सिर्फ अभी विजिबल रीजन की बात कर रहा हूं, नॉट कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, ओके, तो क्या लिखे, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, दोनों लिख सकते हैं आप, इंक्रीजिंग वेवलेंथ लिखो या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज, comma, the complete spectrum obtained is called, the complete spectrum obtained is called, the complete spectrum obtained is called electromagnetic spectrum, electromagnetic spectrum, electromagnetic spectrum। ये कुछ ऐसा बैंड होता है, आपकी बुक में भी इस टाइप का एक बैंड बना होगा, एक शॉर्ट में इसको बनाएंगे अपन, एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जैसे अपन शुरुआत करेंगे कॉस्मिक रेज से, कॉस्मिक रेज, उसके बाद आती है हमारी गामा रेज, फिर आती है हमारी एक्स रेज। ये पूरा किसके ऑर्डर में लिख रहा हूं मैं, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं ना, इनकी वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। एक्स रेज, फिर आता है हमारा अल्ट्रावायलेट यूवी बोलते हैं जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में, फिर आता है हमारा इंफ्रारेड रेज आईआर बोलते हैं जिसको अपन, फिर आता है हमारा माइक्रोवेव्स, है ना, और लास्ट लिख लो रेडियो वेव्स, जो हमारे मोबाइल फोन से निकलती हैं वो रेडियो वेव्स में आ जाती हैं। वो काफी हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती है, तभी हम बोलते हैं कि दोज आर हार्मफुल। और इस बीच में कहीं यूवी और आईआर के बीच में फॉल होता है हमारा विजिबल रीजन। विजिबल रीजन बोले तो वो विबग्योर,
ठीक है, ऊपर मैं इनका वेवलेंथ लिख देता हूं, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रॉक्स वेवलेंथ सबका लिख रहे हैं। तो 10⁻⁻16 का ऑर्डर होता है, यहाँ पे मीटर्स के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, इन मीटर लिख रहा हूं ना, वेवलेंथ इज इन मीटर। 10⁻⁻16 मीटर। आप थोड़ा एक्सरे की तरफ जाओगे तो थोड़ा सा वेवलेंथ बढ़ेगा, 10⁻⁻14 हो जाएगा। फिर इधर जाएंगे तो सॉरी गामा रेस, फिर एक्सरे में 10⁻⁻12 हो जाएगा। इधर आते हैं अपन 10⁻⁻10, अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड में 10⁻⁻4 होता है। बीच में आपकी पूरी क्या है, ये जो रीजन है यहाँ पे आपकी 10⁻⁻6 वाली है, जो हमारा विजिबल रीजन है। उसके अलावा यहाँ पर IR के बाद आएंगे तो यहाँ पर 10⁻⁻2, फिर ये हो जाएगा आपका 10⁻0, ये 10⁻ आपका 2 एंड 10⁻4, ऐसा चल रहा है। इसका जस्ट रेसिप्रोकल करोगे, उल्टा करोगे तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। तो अगर यहां आप बोल रहे हैं इंक्रीजिंग वेवलेंथ, क्या बोल रहे हैं अपन, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, तो आप क्या बोल सकते हो इसी को, और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हो, लाइट की वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी घटती जा रही है। ठीक है, आपका विजिबल रीजन में 7 बैंड्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जिसमें सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, रेड की, क्योंकि अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है। ठीक है, तो ये अराउंड होती है आपकी 380 इन नैनोमीटर। मैं यहाँ पे नैनोमीटर लिख रहा हूं, ठीक है। और जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आगे तो रेड तक आते आते ये अराउंड 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है, 700 नैनोमीटर्स। अब बाकी सबकी इनके बीच में ही होगी, 380 से लेकर के 700 के बीच में। तो यही स्पेक्ट्रम को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट फर्स्ट, पहला निकालना है आपको वेव नंबर, एंड सेकेंड निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशंस having wavelength of 5800 एंगस्ट्रॉम। 5800 एंगस्ट्रॉम। आपको लगेगा सर यहाँ तो अपन ने 380 और 700 लिखा है, पर ये नैनोमीटर में है। तो आप देखो ना, येलो यहाँ पे गई होगा तो 500 कुछ होगा, नैनोमीटर के हिसाब से 500 कुछ होगा, उसको एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो 5800 एंगस्ट्रॉम। देखिए एंगस्ट्रॉम क्या होता है, देखो 5800 क्यों लिखे, ध्यान देना, 5800 पर एंगस्ट्रॉम होता क्या है, 10⁻⁻10। अगर आप इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो एक 10 यहां से हटा देते हैं, 10⁻⁻9 करते हैं, और ये जो -10 है ये 5800 अपॉन 10 हो जाएगा। एक एक जीरो कैंसिल तो वही आएगा 580 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर में लिखूंगा तो 580 लिखूंगा, और एंगस्ट्रॉम में लिखूंगा तो 58 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर्स। तो आपको क्या निकालना है, आपको पहला फ्रीक्वेंसी निकालना है और फिर दूसरा आपको वेव नंबर निकालना है। वेव नंबर तो डायरेक्टली निकल जाएगा। वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, वेव नंबर इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो 1 अपॉन हमारा जो वेवलेंथ है 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। जो भी आंसर आएगा अपना आंसर पर मीटर में होगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। आप 10⁻⁻10 को ऊपर लेके 10⁻10 ले लो और नीचे आप 5800 लिख लो। ठीक है, फिर आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा डिवाइड करने के लिए आप इसको 10,000 अलग कर देते हैं। 10,000 को डिवाइड करते हैं 5800 से, ठीक है, और बाकी कितना बच जाएगा, अगर आपने 4 जीरोस हटा दिए 10,000 के लिए तो 10⁻6 तो अभी भी बचा हुआ है। क्या बोलते हैं, 10⁻6 बचा ना अभी भी। आपने 4 जीरो लेकर के 10,000 अलग कर दिया, 10,000 को 5800 से अलग से डिवाइड करते हैं, जो कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 5800 आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना हो जाएगा, 4200 रिमाइंडर बचेगा।
एक जीरो लेके नीचे आते हैं, ये कितने टाइम में जाएगा, 5 का टेबल चलाएंगे तो 5 8 40 होता है, बट 5800 है ना, तो 8 टाइम में नहीं जाएगा, कितने टाइम में जाएगा, 7 टाइम्स में। तो 0 0 50 7 इज 56 का 6 कैरी 5 75 sorry 35 plus 5 is 40 40,600 that will be 0 0 10 में से 6 गया 4 and 1 1400। एक लास्ट और ले लेते हैं, लास्ट डिजिट, ये जाएगा 2 टाइम्स में। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1.72 इंटू 10 टू द पावर 6 पर मीटर। देखो 1 मीटर में इतनी सारी वेव्स हैं, इतनी सारी मतलब कितनी हो जाएगी, 172,000 17,20,000 वेव्स इन 1 मीटर। 1 मीटर कितना होगा, इतना होगा लगभग 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, उसमें इतनी सारी वेव्स है, सोचो तो सोचो उसकी वेवलेंथ कितनी कम होगी, है ही कम, 5800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स, बहुत कम वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया वेव नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी का हमारे पास रिलेशनशिप क्या है, c इज इक्वल्स टू न्यू बार। c की वैल्यू तो फिक्स है, लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू, फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है और लैम्डा हमें दिया है 5800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। सॉल्व इट, यू विल गेट फ्रीक्वेंसी। वेव नंबर क्लियर है सभी को, ऑनलाइन जो है चारों, पलक, लक्ष्य, प्रियांशी, शशांक। Yes, sir. Yes, sir. फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लीजिए, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 5800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। इसको आप ऊपर लेके जाओ तो 10 टू द पावर प्लस 10 हो जाएगा, है ना, दैट विल बी 18 हो जाएगा पूरा। वो 3 को डिवाइड करना है 5800 से और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, 10 टू द पावर 18 अभी मैं लिख रहा हूं, बट बाकी आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप एक काम कर सकते हो ना, इसको 30,000 कर दो, 30,000 को डिवाइड करेंगे 5800, 30,000 के लिए आपको यहां से 4 जीरो लेना पड़ेगा, 10 टू द पावर 14 बचेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 30,000 डिवाइडेड बाय 5800 इंटू 10 टू द पावर 14, जिसमें ये 2 जीरो कैंसिल भी कर दोगे तो भी चलेगा। 300 को डिवाइड करना 58 से, दैट्स इट। थोड़ा सा कैंसिल भी कर दोगे 2 से तो और छोटा नंबर हो जाएगा। कितना आ रहा है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, क्योंकि 5 6 30 होता है, पर ये 58 है तो अपन 5 टाइम्स में लेंगे, तो 5 पॉइंट के बाद क्या आएगा बताइए मुझे, एटलीस्ट 2 डिजिट तक। बाकी इंटू 10 टू द पावर 14 तो है ही, और यूनिट क्या हो जाएगी, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो एटलीस्ट डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक निकालिए उसको। कितना आ रहा है, Sir, 5.17. 5.17, ठीक है, 5.17 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। तो ये होती है येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी, ये होती है येलो लाइट की वेवलेंथ, और ये है येलो लाइट का वेव नंबर। ऐसे आप किसी भी लाइट का डिटरमाइन कर सकते हो, बशर्ते आपको कोई एक चीज पता होनी चाहिए। यहां क्या चीज पता थी आपको, वेवलेंथ। तो रिलेशनशिप हमारे पास सबका है, वेवलेंथ से हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, वेवलेंथ से हम वेव नंबर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखना, लिखिए क्वेश्चन लिखो, the wavelength range of visible spectrum, the wavelength range of visible spectrum, the wavelength range of visible spectrum extends from violet 400 nanometer to red 750 नैनोमीटर। अभी तो अपन बनाए थे ना उसका बैंड, तो इसी रेंज में था, हमने 380 लिखा था कुछ, 380 से 700, यहाँ क्या लिखा हुआ है 400 से 750। ठीक है, थोड़ा बहुत चलेगा ना। तो ये रेंज होती है विजिबल रेंज की इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। आपको इसको एक्सप्रेस करना है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, तो फुल सवाल करेंगे, एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज, एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन
फ्रीक्वेंसीज। तो दोनों वेवलेंथ को बस फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना, दैट्स इट। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ्स इन फ्रीक्वेंसीज। हो जाएगा। दोनों में फ्रीक्वेंसी तो निकालनी है, अभी तो निकाले थे फ्रीक्वेंसी। nu इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, nu इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। दोनों में c का वैल्यू तो सेम रहेगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। लैम्डा पहली बार क्या लोगे, 400 नैनोमीटर को कन्वर्ट कर देना 10 टू द पावर -9। 400 लेके सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर मीटर पर सेकेंड है, तो नीचे नैनोमीटर नहीं ले सकते ना, नीचे को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 750 इंटू 10 टू द पावर -9। बस दोनों को सॉल्व करना है, दोनों की फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी हर्ट्ज। तो इसकी वेवलेंथ कम थी, है ना, वायलेट की, रेड की वेवलेंथ ज्यादा थी। अब फ्रीक्वेंसी करोगे तो उल्टा होगा, फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा आएगी, इसकी कम आएगी, बिकॉज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। निकाल लो। आई किसी की? ज्यादा कैलकुलेशन बड़ा नहीं है ना, सिंपल है कैलकुलेशन भी। बस ये ध्यान रखेंगे, लास्ट आंसर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन होना चाहिए। ये तो आ जाना चाहिए था अभी तक। आपने 3/400 अगर रखा है ऐसे, और 10 के पावर्स को ऊपर लेके गए हो, तो 10 टू दी पावर 9 + 8 17 हो जाएगा। आप इसको 2 0 और इसके 2 0 काट दो, तो 3/4 इंटू 3/4 इंटू 10 टू दी पावर 15 हो जाएगा। अब 3/4 करना तो आसान है, क्या आएगा, 0.75, और उसको 7.5 लिखोगे तो 10 टू दी पावर 14 हो जाएगा। ये 15 है ना, तो 0.75 इंटू 10 टू दी पावर 15, बट दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये 7.5 होना चाहिए। तो 7.5 अगर कर रहे हो तो वहां 15 की जगह क्या आ जाएगा, 14 हर्ट्ज। 7.5 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, ऐसी दूसरा वाला क्या हो जाएगा? हाँ तो उसको सॉल्व करो ना, वो भी करना आसान है। 3/750 इंटू 10 टू दी पावर 17। अगेन ये तो आपका 3 से कैंसिल ही हो जाएगा, 250 आएगा, 1/250। तो 1/250 की जगह क्या कर सकते हो आप, यहां से ले लो कुछ जीरो उधार, कितने, 3 0 ले लो ताकि 1000 हो जाए। 1000/250 कितना होता है, 4। क्या हुआ, 4 इंटू 10 टू दी पावर 14, खत्म। 4 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज आ रहा है ये। So this is how we can convert wavelength into frequency। ठीक है, तो ये हमारा हुआ लाइट का कौन सा थियरी, वेव थियरी, जो अपन पहले पढ़े हुए हैं कि लाइट का वेव तो होता ही है। हमें नया क्या पढ़ना है कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, तो नीचे लिखना लिमिटेशंस ऑफ वेव थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ वेव थ्योरी। लिमिटेशन, लिमिटेशन आता है ना तब कुछ नया आविष्कार होता है ना, कि कुछ चीजें हो रही हैं बट वेव थ्योरी उसको समझा नहीं पा रही है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जैसे एक मेटल सरफेस है आपके पास, उस मेटल सरफेस में जब एक लाइट पड़ती है ना, तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। मेटल सरफेस में क्या होंगे, मेटल के एटम्स होंगे, एटम के पास न्यूक्लियस होगा, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब उनको एनर्जी देते हो तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है ना, अपने आप तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। यू हैव टू गिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। और एक लाइट आ करके जब एक मेटल सरफेस को स्ट्राइक करती है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर आया, ऐसा तभी हो सकता है जब उस लाइट के पास एनर्जी होगी। समझ रहे हैं क्या?
जो कि आपका वेव थ्योरी नहीं समझा पा रहा है। हमने वेव थ्योरी में कहीं पे भी एनर्जी की बात नहीं करी अभी तक। देखो आज की क्लास में हमने कहीं पे भी एनर्जी नहीं लिखा है। हम सिर्फ वेव के बारे में बात कर रहे हैं कि वेव ट्रैवल करती है, वेव का प्रोपगेशन परपेंडिकुलर होता है, वेव दो चीजों से मिलकर के बनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एनर्जी ऑफ दैट वेव, है ना। तो वो एनर्जी होगी तब तो वो इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर पाई ना, इलेक्ट्रॉन को निकाल पाई मेटल एटम से। तो लाइट एनर्जी या लाइट हैव गॉट सम एनर्जी। ये मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी नहीं समझा पा रही थी, ठीक है। उसके अलावा कुछ और भी इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हम कभी कभी किसी चीज को बर्न करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो एक ही कलर पे बर्न होते रहते। जैसे आप आयरन को बर्न करोगे ना तो पहले वो लाल होता है, रेड हॉट होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका कलर चेंज होता है, वो ब्लूइश होता है। अगर और हीट करते रहोगे तो वो ब्लूइश हो जाता है ना। तो वो कलर चेंज क्यों हो रहा है, वाई द कलर चेंज इज टेकिंग प्लेस। तो ये सब थ्योरी या ये सब बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन बाय योर थ्योरी ऑफ वेव। वेव थ्योरी नहीं समझा पा रही थी, तब आया पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो ये सब लिमिटेशन में आ जाएगा। तो लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, या पहले एक लाइन लिखो फिर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी was unable to explain the following. Was unable to explain the following. फर्स्ट पॉइंट लिखेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है कि जब एक मेटल सरफेस में एक लाइट वेव आकर के स्ट्राइक करती है तो इट नॉक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल एटम। तो वो नॉक ऑफ क्यों कर पाई, क्योंकि उसके पास एनर्जी होगी, तभी तो वो न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन की पकड़ को छुड़ा पाई। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहता है, तो उसको छुड़ाना आसान थोड़ी ना, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तब वो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। तो वो एनर्जी किसने सप्लाई करी होगी, उस लाइट ने। तो इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्यों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल रहे हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन अब बाहर हो चुका है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा बन चुका है, आजाद हो गया, ये फ्री हो गया है। अब अगर आपने इस मेटल प्लेट में एक पोटेंशियल सोर्स लगा दिया, बैटरी या सेल, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करना चालू कर जाएगा और करंट प्रोड्यूस होगा। तो क्योंकि करंट प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ फोटो। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। फोटो मतलब लाइट होता है, इसलिए इस इफेक्ट का नाम क्या पड़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो साफ सी बात है, पॉइंट हमारा यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकंड पॉइंट लिखेगा, सेकंड पॉइंट ऊपर ऑलरेडी अपन एक बार तो लिख चुके हैं ना, कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो पहला आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकंड लिखना ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। थर्ड लिखना लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, कि एटम के में ऐसे लाइन स्पेक्ट्रा क्यों आते हैं, जो मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल बताया था ना, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हुए मैंने बताया था कि ये दो लाइंस आती हैं जब हम NaCl को बर्न करते हैं, और वो जो लाइट आती है उस लाइट को जब प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये दो लाइंस क्यों बनी, ठीक है। तो इसका रीजन भी अपन अपना ये वेव थ्योरी नहीं दे पा रहा था, ठीक है। तो ये इन सबको समझाने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा लाइट का दूसरा नेचर, विच इज नोन एज पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो पहले अपन इन दोनों इफेक्ट को डिफाइन करते हैं। मेन तो हमारे दो इफेक्ट है, कौन कौन से, एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो पहले हम डालेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। पहले ये तीनों चीजों को समझते हैं और फिर अपन आएंगे पार्टिकल नेचर में, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डेफिनेशन लिखना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हाइफन डाल करके। व्हेन रेडिएशंस विथ फ्रीक्वेंसी, व्हेन रेडिएशंस विथ फ्रीक्वेंसी, व्हेन रेडिएशंस विथ फ्रीक्वेंसी greater than a certain minimum frequency, when radiations with frequency, कोई भी रेडिएशन with frequency greater than a certain minimum frequency, greater than a certain minimum frequency, वो certain minimum frequency के बाद ब्रैकेट में न्यू नॉट लिखना,
उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम नू नॉट बोलते हैं। मिनिमम मतलब कम से कम ये वैल्यू होनी चाहिए, इससे ज्यादा होगी तो अच्छी बात है, बट कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए, तभी जाकर के उस मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट भेजोगे और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। तो द व्हेन रेडिएशन विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन मिनिमम certain minimum frequency nu naught bracket close strike the surface of a metal, strike the surface of a metal, strike the surface of a metal, comma, the electrons are ejected out, the electrons are ejected out from the surface of the metal, electrons are ejected out from the surface of the metal। बस इसी फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ना बाहर, उनको कहते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो एक लाइन वो भी लिख लो, द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड आर कॉल्ड, द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड आर कॉल्ड, the electrons emitted are called photoelectrons, the electrons emitted are called photoelectrons। है ना, ये डायग्राम बनाना, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है जो जाकर के मेटल सरफेस में टकराने वाली है। इंसिडेंट लाइट मेटल सरफेस में टकराई तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकल गया, तो ऐसे डायरेक्शन दिखा देना कि वो बाहर आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सरफेस में ही होगा क्योंकि सरफेस का मेटल ही बाहर की तरफ एक्सपोज है ना, तो उसी के एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। ठीक है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक लाइन उस पर लिखिए, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to eject a electron, the minimum frequency required to eject a electron is called threshold frequency, is called threshold frequency, is called threshold frequency, denoted by nu naught, है ना, denoted by nu naught। एक लाइन और लिखना नीचे, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, the number of photoelectrons ejected is proportional to the, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएंगे वो डिपेंड करेगा कि इस लाइट की इंटेंसिटी कितनी है ना। तो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, proportional to the intensity of incident radiation। ठीक है, एक चीज और, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये भी तो ट्रैवल करेगा ना, तो उसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। वो वेलोसिटी भी किस पे डिपेंड करेगी कि आपने कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां पर स्ट्राइक कराई है। देखो, रिक्वायर्ड है उसको नू नॉट, मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और ये मेटल टू मेटल डिफर करेगा। ऐसा नहीं कि सब मेटल के लिए सेम होगा, सोडियम के लिए अलग हो सकता है, मैग्नीशियम के लिए अलग हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मेटल टू मेटल ये नू नॉट की वैल्यू सबकी अलग अलग होगी। तो मान लीजिए आपने सोडियम में नू फ्रीक्वेंसी जो दी वो काफी बड़ी है, किससे? नू नॉट से, तो आराम से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा क्योंकि आपने तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी दी है। मैंने कहा ना कि ज्यादा चलेगा पर कम नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसको थोड़ा सा एक वैल्यू के हिसाब से मानते हैं कि लेट्स से कि 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए, किसको? सोडियम को। सोडियम का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 60 हर्ट्ज है और आपने दे दी 20 हर्ट्ज 80 हर्ट्ज की लाइट, चलेगा? ये तो ज्यादा है, तो 80 - 60 20 हर्ट्ज जो एक्स्ट्रा आपने दिया ना,
वो हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन को भागने में। मतलब आप ये समझिए कि जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी आपने प्रोवाइड कर दी है, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपने प्रोवाइड कर दी है, थोड़ी जो एनर्जी होगी वो तो निकलने के काम आएगी, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उतनी एनर्जी से। कितनी एनर्जी से? इस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी से निकल जाएगा बाहर। अब जो बची हुई फ्रीक्वेंसी है उस एनर्जी से उसको क्या मिलेगी? वेलोसिटी। मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, वो जो एक्सेस एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। हाँ, वही वेलोसिटी में, वेलोसिटी किसी की भी होती तो क्या होती है उसकी? काइनेटिक एनर्जी, जिसको अपन कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की, तो वो कोई भी फ्रीक्वेंसी वेस्ट नहीं जाएगी। मान लीजिए इस, जैसे अपन को पता है कि वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, राइट, और रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम। मान लीजिए आपने आपके सोडियम को वायलेट, इंडिगो, ब्लू ब्लू लाइट चाहिए थी मिनिमम, और आपने दे दी वायलेट। तो वायलेट तो अच्छी बात है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट है, तो जो एक्सेस फ्रीक्वेंसी बचेगी ना, वो काम आएगी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। समझ रहे हैं क्या? तो उसी के लिए लाइन लिख रहे हैं अपन, देखो लास्ट लाइन, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, जो इलेक्ट्रॉन उस रेडिएशन से निकल करके बाहर आया है वो भाग भी सकता है विद सम वेलोसिटी, बशर्ते आपने ज्यादा फ्रीक्वेंसी दी होगी तो। अदरवाइज जितनी रिक्वायर्ड है उतनी दी तो बस निकल के बाहर खड़ा रहेगा, भागेगा नहीं, क्योंकि उसको एनर्जी मिली नहीं भागने के लिए। ठीक है, तो द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड depends upon the frequency of the incident radiation, depends upon the frequency of incident radiation, frequency of the incident radiation। आपने कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करी है लाइट की, उसके हिसाब से कुछ फ्रीक्वेंसी यूज अप हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में, एंड रिमेनिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। चलिए सेकेंड हैंड डालिएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पहले हम दोनों को फिनोमिना समझ रहे हैं, फिर हम समझेंगे कि ये फिनोमिना को हम जस्टिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मतलब आप सोचिए कि वेव थ्योरी तो इन दोनों फिनोमिना का रीजन नहीं बता पा रही थी। हम पहले दोनों फिनोमिना को समझ रहे हैं, फिर दोनों फिनोमिना का रीजन बताएंगे। पर उस रीजन को समझाने के लिए वेव थ्योरी अकेले काम नहीं आएगी, हमें पढ़ना पड़ेगा पार्टिकल नेचर। वही होता है डुअल नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट अभी तक अपन पार्टिकल वेव समझ रहे थे, बट लाइट के अंदर एक्चुअली में पार्टिकल्स भी होते हैं, और उन पार्टिकल्स में होती है एनर्जी, जो एनर्जी वो उस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन अपनी मेटल की पकड़ को छोड़ के बाहर आ सके, न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर आ सके। ठीक है, तो चलो उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन।